बीजेपी अपने नीति नियत और नेतृत्व बीजेपी का तय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही, वर्तमान में भी, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 15 साल तक नो वैकेंसी का बोर्ड है विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में। 2/3 नहीं 3/4 2027 का लक्ष्य है। और जितना ये दुष्प्रचार करेंगे, भाजपा अफवाहों के आधार पर नहीं चलती, भाजपा क्रिया और कर्म के आधार पर चलती है। कोई मानो किसी दूसरे काम में रहा हो, किसी कारण से नहीं आया हो, मैं भी उप मुख्यमंत्री रहा हूं, कई बार मैं बैठकों में इसलिए नहीं जा पाया कि मेरे दूसरे कार्यक्रम पार्टी नहीं लगा रखे थे। हर चीज की प्रचार नहीं होता, कब किसको कहां पर क्या जाना है, ये पार्टी का संगठन तय करता है। मार्गदर्शन में केंद्रीय नेतृत्व के अच्छा काम योगी जी की सरकार कर रही है और आने वाले 10-15 वर्षों तक अभी सपा के जो भी सपने हैं, हसीन सपने हैं, वो केवल रात वाले होंगे। सुबह आने पर उनको भाजपा रूपी सरकार ही दिखाई पड़ेगी, वो बिखरते हुए दिखाई पड़ेगी। ये है दिनेश शर्मा, जो योगी 1.0 की सीएम योगी के डेप्यूटी थे और अब राज्यसभा के सांसद हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लिए अगले 15 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि कलह तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी में है, क्या विपक्ष के लिए वैकेंसी नहीं है, या जो सीएम पद के लिए रस्साकशी चल रही है उसके लिए भी एक इशारा था कि वैकेंसी अगले 15 साल तक इस पद पर भी नहीं है। खैर, पार्टी यूनाइटेड नहीं दिख रही है। ये कैसे होगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और इसमें दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया गया था, लेकिन दोनों ने बैठक से दूरी बनाकर रखी। 25 जुलाई को जब योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, लेकिन कल यानी कि 26 जुलाई को जब लखनऊ मंडल की मीटिंग बुलाई गई तब ब्रजेश पाठक यहां से गैर हाजिर रहे। अब दिल्ली में मीटिंग है और बैठक में मुलाकात तो होनी ही है। क्या वाकई में आज हालात नॉर्मल हो जाएंगे? अब कल सीएम आवास में जब लखनऊ मंडल की बैठक हुई, उससे पहले प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, दोनों ही मौजूद नहीं थे। ब्रजेश पाठक तो लखनऊ मंडल की मीटिंग के वक्त ही लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से विधायक के बावजूद इसके लिए वो मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। अब एक नाराजगी का कारण यह हो सकता है कि वो बतौर उप मुख्यमंत्री हर मंडल की मीटिंग में मौजूद रहने का अधिकार रखते हों, लेकिन केवल उन्हें लखनऊ मंडल की मीटिंग में क्यों बुलाया गया, या केशव प्रसाद मौर्य को केवल प्रयागराज मंडल की मीटिंग में क्यों बुलाया गया? एक पहलू यह भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार हुई। 2019 में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटें ही जीत पाई और इस हार के बाद से सीएम योगी पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। तो योगी भी हार की वजहों को तलाशने में जुट गए। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने होमवर्क किया और हार के कारणों पर मंथन भी किया। सीएम योगी ने 20 दिनों तक लगातार समीक्षा बैठक की और सभी 18 मंडल्स के एमएलए और एमएलसी के साथ साथ सांसद और हारे हुए प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर ली। हार के कारण को समझने की कोशिश की। एक एक विधायक एमएलसी के हार के कारण जो गिना रहे हैं उसे लेकर बकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसी रिपोर्ट के साथ योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी पहुंचे हैं। विपक्ष निराधार है, उनका नीति आयोग की बैठक है और नीति आयोग की बैठक में सभी लोग गए हुए हैं और उनको लगता है जब तक कोई किसी भी पदाधिकारी का आधिकारिक बयान न आ जाए तब तक किसी भी प्रकार पर उस पर बयानबाजी करना ठीक नहीं। अब ये वो संजय निषाद है जो कुछ समय पहले तक योगी आदित्यनाथ सरकार की कुछ नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, फिर चाहे वो बुलडोजर नीति ही क्यों ना हो, अधिकारियों की मनमानी ही क्यों ना हो, लेकिन अब इनके सुर थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच मचे हुए घमासान की वजह यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजे ही हैं। यूपी में बीजेपी का पिछड़ना, वोट शेयर का 10% घटना और साथ ही साथ 19 के मुकाबले 29 सीटों का कम हो जाना, ये कलह का कारण हो सकता है। या फिर जब कोई भी सरकार खराब परफॉर्म करती है तो सवाल उठाने वालों के लिए भी ये सबसे उचित मौका होता है कि यहां से उनकी प्लॉटिंग शुरू हो सकती है। खैर, बीजेपी में किसने किसके साथ भीतरघात किया, हार का जिम्मेदार कौन है? हालांकि योगी की समीक्षा में कई विधायकों ने अफसरशाही को लेकर शिकायत की, जिस पर सीएम योगी ने एक्शन भी करना शुरू कर दिया है। लोग तो कह रहे हैं कि आपने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा, अधिकारियों के तबादले हो गए। देखिए, वो एक पर जो किए उसके लिए आभार,
लेकिन यहाँ गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों में अपराध बहुत बढ़ा। लोग हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं होता है। जब हमने लोगों की बात कहना चाहिए तो एक यहाँ बहुत अधिकारी अपने आप को वायसराय मानता है, जो कभी फील्ड में नहीं रहा, और जब निकलता है तो लोगों की ठेलियों को अंदर करा देता है, सड़क के ऊपर पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है। तो इस तरह के अधिकारी नहीं चाहिए। अधिकारी ऐसे चाहिए जो गरीब आदमी की बात को सुने। जो योजनाएं सरकार की हैं वो नीचे तक पहुंचाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने आज भी कुछ बचे हुए हैं। सपा की सरकार थी, 4000 दंगे हुए थे, हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए थे, दुकानें फूकी गई थी। एक दंगा हमारी सरकार में नहीं हुआ। ये अधिकारी उसी माहौल को लाना चाहते हैं। वो जो इस तरह के कुछ अधिकारी चुनाव के दौरान जिन्होंने भाजपा को हराने का काम किया, प्रयास किया, वो अपनी मंशा में कहीं ना कहीं कामयाब होने के लिए कार्यकर्ताओं को, जनता को परेशान करते हैं। तो उनसे हमारा सीधा टकराव है, इसलिए हमने कहा है। आप वायसराय कह रहे हैं, लेकिन वो जमे हुए हैं अभी भी। अब वो बात अलग है, ऐसा नहीं है सबका सब होता है सिस्टम। और मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है, हमें आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी, और नहीं होगी अगर ये तो मेरी सरकार है। अगर सरकार समाजवादी की थी तो यहाँ 20 साल तक किसी की औकात नहीं अन्याय कर दे। अब भी लौनी के अंदर पूरी तरह रामराज है, किसी गरीब आदमी को सताया नहीं जा सकता। तो अब भी अगर सरकार मेरी ना होती तो 5 लाख आदमी ले जाकर भूसा भर देता, उसको बता देता कि औकात क्या होती है। केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ा वर्ग के ही एक छत्र नेता नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग जाति के नेता हैं। वो हजारों लोगों से मिलते हैं। उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगाई प्रशासन ने। 8500 वोट से आगे थे, लाठी चार्ज करके विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट को, हारे हुए को सर्टिफिकेट जीत का दे दिया। ये दुर्भाग्य था। मुझे खुद मेरी रिकाउंटिंग करा दी गई। मैं 9000 वोट से जीता था, पहले से 20000 वोट ज्यादा मिला था। उसके बाद भी विरोधी प्रत्याशी को बुला करके इन वायसरायों ने, अधिकारियों ने, तब हमारे एक पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने जब हंगामा किया, माननीय गृह मंत्री जी के ऑफिस को सूचित किया, तब उसको भगाया गया, तब हम जीते। तो अगर इस तरह से अधिकारियों ने जो लालजी वर्मा के साथ किया, तमाम जगह क्षत्रिय समाज को भड़काने का काम किया, गुर्जर क्षत्रियों का विवाद कराने का काम किया, पार्टी को हराने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, बनारस के लोग रो रहे हैं, वहां खुलेआम अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दिया, और वहां अपराधियों के द्वारा लोगों को पैसे बांटे गए। अथाह पैसा 8000 करोड़ रुपए हवाला के द्वारा एक ही व्यक्ति ने भेजा। ऐसे कितने ही जो कट्टरपंथी लोग थे जो हिंदुस्तान में पीएम को हराना चाहते थे। मेरे पास बहुत एविडेंस है। किसान आंदोलन जो चला, उसके पीछे केवल यह था कि किसान के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री बन जाते, तो वो किसानों के मसीहा ना बने तो तीनों बिल वापिस कराने के लिए आंदोलन कराया गया षड्यंत्र के तहत। मेरे पास ऑडियो मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दी है। आपको शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा कि ये तो मेरी सरकार है, अगर मेरी सरकार नहीं होती तो मैं भूसा भर देता। और फिर तारीफ किसकी करने लगे? केशव प्रसाद मौर्य की वो तारीफ करने लगे कि वो केवल पिछड़े समाज के नेता नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। इशारा आप समझ ही रहे होंगे। सीएम योगी ने भ्रष्ट अफसरों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी बंडिया और वाराणसी में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्यों हारी, सीएम योगी ने इसकी समीक्षा कर अपना होमवर्क तैयार कर लिया है। साथ ही सीएम योगी ने 2027 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विधायकों और नेताओं को मंत्र भी दिया है। सीएम योगी ने बैठक में सभी विधायकों को कहा कि वो विकास परियोजनाओं पर ध्यान दें। साथ ही विपक्ष की ओर से जो फेक नैरेटिव जनता के बीच फैलाया जा रहा है, उसकी काट निकाले। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हर रीजन के लिए विकास की नई रणनीति भी बनाने को कहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बढ़ाने की सलाह दी। कहा कि विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के साथ संवाद बढ़ाना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना होगा।